प्यारे मित्रों, अभी हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास जो रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित है वो पढ़ रहे हैं। अभी मैंने नई श्रृंखला शुरू की है। इसके पहले मैंने आपको इसी किताब का जो है इंट्रोडक्शन दिया था, परिचय दिया था, जो शुक्ल जी के द्वारा दिया गया था। और आज से हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे काल विभाजन। अगर आपको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं और इंटरव्यू में सेलेक्ट होना है, चाहे नेट हो, प्रोफेसर हो, कुछ भी, ठीक है ना, तो आप ज़रूर इसको देखें और सुनें और समझें। और जहाँ लगता है कि ज़रूरी है आपकी लिखित परीक्षा के लिए, तो वो नोट कर लें। जैसे आप देख रहे हैं, काल विभाजन में जो पहली पंक्ति है वो कई बार परीक्षा में पूछा गया है और सीधा सीधा उठा के यहीं से पूछ दिया जाता है। तो जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्त प्रवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। तो ये आपका जो कथन है शुक्ल जी का है, और इसमें मुख्य रूप से बताया गया है कि जो जनता की चित्तवृत्ति होती है, अर्थात जो सोच होती है, जो विचारधारा होती है, उसके अनुसार जो है साहित्य बदलता रहता है, उसका स्वरूप बदलता रहता है। और साहित्य में जो प्रभाव है वो जनता की चित्तवृत्ति का ही प्रभाव होता है, वो स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इसको नोट कर लें, ठीक है। जनता की चित्तवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक तथा धार्मिक परिस्थिति के अनुसार होती है। अर्थात जैसे जैसे आप बदलता है, युग बदलता है, वैसे जनता की चित्तवृत्ति बदलती है, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे सामाजिक हो, या सांप्रदायिक, धार्मिक हो। इन परिस्थितियों के कारण जो है जनता की चित्तवृत्ति बदलती है। जैसे पहले कितना कुछ था अलग, आज कितना कुछ अलग है, चाहे राजनीतिक स्थितियाँ हों, सामाजिक हो, सांप्रदायिक हो या धार्मिक हो। अतः कारण स्वरूप इन परिस्थितियों को किंचित यानी थोड़ा सा भी दिग्दर्शन भी साथ ही के लिए आवश्यक है। परिस्थितियों का किंचित दिग्दर्शन भी साथ ही साथ आवश्यक होता है। इस दृष्टि से हिंदी साहित्य का विवेचन करने में यह बात ध्यान में रखनी होगी कि किसी विशेष समय में लोगों में रुचि विशेष का संचार और पोषण किधर से किस प्रकार हुआ। उपयुक्त व्यवस्था के अनुसार हम हिंदी साहित्य के 600 वर्षों के इतिहास को 4 कालों में विभक्त कर सकते हैं। तो ये शुक्ल जी का विभाजन है, ध्यान देंगे आप। तो कैसे किया उन्होंने विभाजन 4 कालों में 600 वर्षों के इतिहास को। पहला है आदिकाल, ठीक है, और दूसरा है पूर्व मध्यकाल, और तीसरा है उत्तर मध्यकाल, और चौथा है आधुनिक काल। आदिकाल को शुक्ल जी ने वीर गाथा काल कहा है, जो 1050 से लेकर आपका देखिए लिखा है 1675 तक है। और उसके बाद जो है पूर्व मध्यकाल अर्थात भक्ति काल जो है वो 1600 से लेकर 75 तक है। 1675 से लेकर जो है 1700 तक है। उसके बाद रीति काल यानी उत्तर मध्यकाल आपका 1700 से लेकर जो है 1700 से लेकर कब तक है देख लीजिए आप, ये आपका 1700 से लेकर, तो बात कर रहे थे हम लोग उत्तर मध्यकाल की रीतिकाल जो 1700 से लेकर आपका कितना तक है 1900 तक है। और वहीं आधुनिक काल जो 1900 से शुरू हुई जो अब तक चल रही है, ठीक है ना। ऐसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि 1900 से लेकर जो है 1984 यानी 84 तक चली आपकी आधुनिक काल। इसको ध्यान रखें कि आदिकाल को वीरगाथा काल कहते हैं, पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल कहते हैं, और रीति काल को उत्तर मध्यकाल कहते हैं, और गद्य काल को आधुनिक काल कहते हैं। तो यहाँ देखिए 2 प्रश्न बन गए। एक यहाँ से बन गया प्रश्न आपका, जो शुक्ल जी ने साहित्य के इतिहास के बारे में कहा था, जनता की चित्तवृत्ति वाला बात। और यहाँ पर जो है 2 जो काल की बात हुई 4 कालों में विभक्त किया गया है, उसकी बात हम लोग कर रहे हैं, ठीक है ना।
चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यद्यपि इन कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार ही इनका नामकरण किया गया, मतलब जैसी प्रवृत्ति थी वैसा ही नामकरण इन कालों का किया गया। जैसे आदिकाल में वीर गाथात्मक कविताएं लिखी गई, वहीं पूर्व मध्यकाल में भक्ति काल से संबंधित कविताएं लिखी गई, रचनाएं लिखी गई, और उत्तर मध्यकाल में रीति काल से संबंधित कविताएं जो दरबारी कविताएं हैं वो लिखी गई, ठीक है ना। और आधुनिक काल गद्य काल का समय था, जब द्विवेदी जी आए, भारतेंदु जी आए, तो उस समय गद्य काल का समय था, इसलिए गद्य रचना ज़्यादा हो रही थी खड़ी बोली में, इसलिए उस आधुनिक काल को गद्य काल कहा गया। तो ये सब मैंने पिछली वीडियो में बताया है, प्लेलिस्ट मैंने बना दी हिंदी साहित्य का इतिहास रामदेव चंद्र शुक्ल के नाम से, आप वहाँ देखिए। और ऐसे मैंने प्लेलिस्ट अलग अलग बनाई है, बहुत सारा शॉर्ट नोट्स बनाया है मैंने, और आप वहाँ देखें। पीजीटी या तो आपको उतना से निकल जाएगा, लेकिन आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, प्रोफेसर बनना चाहते हैं कॉलेज लेक्चर के चाहे यूनिवर्सिटी के, तो आपको ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। रामचंद्र शुक्ल का अगर इतिहास आपने नहीं पढ़ा तो आपका ज्ञान शायद अधूरा ही रह जाएगा। तो यद्यपि इन कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार ही इनका नामकरण किया गया है, पर यह न समझना चाहिए कि किसी काल में और प्रकार की रचनाएं होती ही नहीं थी। तो ऐसा नहीं कि आप जैसे वीर गाथा काल देख रहे हैं तो केवल वीर गाथात्मक कविताएं लिखी गई, ऐसा बात नहीं है। उसमें और भी अनेक संबंधित अनेक अलग अलग तरह की कविताएँ लिखी गई। तो ऐसा आप ना समझे कि जिस काल के मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि किस काल में और प्रकार की रचनाएं, किसी और प्रकार की रचनाएं नहीं होती थी। जैसे भक्ति काल या रीति काल को ले लें तो उसमें वीरस के अनेक काम मिलेंगे। तो भक्ति काल में वीरस का क्या जरूरत है बताइए। भक्ति काल में जो है भक्ति रस की जरूरत थी, शांत रस, ठीक है, ये सब चलता था भक्ति काल में। रीति काल में आपका श्रृंगार रस चलता था, लेकिन भक्ति काल में और रीति काल में वीर रस की भी अनेक कविताएं मिलेंगी, जिनमें वीर राजा की प्रशंसा उसी ढंग से की गई है जिस ढंग से वीर गाथा काल अर्थात आदि काल में हुआ करती थी। अतः प्रत्येक काल का वर्णन इस प्रणाली पर किया जाएगा कि पहले तो उक्त अर्थात उस समय के काल की विशेष प्रवृत्ति सूचक उन रचनाओं का वर्णन होगा जो उस काल के लक्षण के अंतर्गत होगी। पीछे संक्षेप में उनके अतिरिक्त और प्रकार की ध्यान देने योग्य रचनाओं का उल्लेख होगा। मतलब कहने का अर्थ है कि दो बातें यहाँ ध्यान देनी है आपको, कि पहली बात तो ये कि उस समय जो विशेष प्रवृत्तियां थीं, जो लोगों की जो शिक्षित प्रवृत्ति थी, उसकी आधार पर रचनाओं का वर्णन किया जाएगा कि कैसी रचनाएं लिखी जाती थीं। एक ये बात। दूसरी बात ये ध्यान देने योग्य है कि कोई जरूरी नहीं है कि उस समय जैसी रचनाएं लिखती थी उसी के बारे में जिक्र हुआ करता था, ये चित्रवृत्तियाँ होती थी, ऐसी कोई बात नहीं है। तो उस तरह अनेक तरह की रचनाएँ लिखी जाती थी। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। आदिकाल प्रकरण 1 पढ़ते हैं हम लोग। ये शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास है। इसे थोड़ा सी भाषा थोड़ी कठिन होगी, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए सरल बनाता चलूं, और आप लोग नोट्स भी करते जाएं जरूर। जो मैं कहता हूं इंपॉर्टेंट है वो जरूर करें, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं आदिकाल के सामान्य परिचय की। तो आइए शुरू करते हैं। प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। तो आपको पता होगा कि अपभ्रंश जो ऐसे ही पैदा नहीं हो गई, पहले संस्कृत आई, फिर संस्कृत के भी दो आपके भाग थे, आपका वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत में ही पाली प्राकृत और अपभ्रंश आई, और वही बात यहाँ अपभ्रंश की गई, ठीक है ना। तो पाली प्राकृत और अपभ्रंश, पाली पहली प्राकृत थी और प्राकृत दूसरी प्राकृत थी, और तीसरी प्राकृत कौन थी? अपभ्रंश थी, ठीक है ना। तो ये प्राकृत की जो अंतिम अवस्था कौन सी है? अपभ्रंश। ये ध्यान देंगे आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अपभ्रंश से अवहट आया, और अवहट से ही जो हिंदी पैदा हुई, ठीक है ना, ध्यान देंगे आप। तो प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। तो हिंदी साहित्य का आविर्भाव किससे माना गया है? तो प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से। उस समय जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा को पद्य समझा जाता था। अपभ्रंश या प्राकृताभाष हिंदी के पद्यों का सबसे पुराना पता तांत्रिक और योग मार्गी बौद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में लगता है। मुंज और भोज, राजा भोज के समय संवत 1050 के लगभग में तो ऐसी अपभ्रंश या पुरानी हिंदी का पूरा प्रचार शुद्ध साहित्य या काव्य रचनाओं में पाया जाता है। अतः हिंदी साहित्य का आदिकाल संवत 1050 से लेकर आपका 1675 तक, अर्थात महाराज भोज के समय से लेकर हमीर देव के कुछ
हमीर के समय के कुछ पीछे तक माना जा सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट नोट कर लेंगे आप कि ये आपका हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत आदिकाल का समय कब से कब तक है, तो 1050 से लेकर 1675 तक माना गया है। और ये किनके समय से है, महाराज भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय के कुछ पीछे तक का भाग माना जा सकता है। यद्यपि जनश्रुति अर्थात लोगों के कहने के अनुसार इस काल का आरंभ और पीछे ले जाती है और संवत दिखाई नहीं दे रहा मुझे लगता है कि ये 770 है, ठीक है ना, संवत 770 है। 770 में भोज के पूर्व पुरुष राजा मान के सभासद पुष्य नामक किसी बंदी जन का दोहों में एक अलंकार ग्रंथ लिखना बताती। कहने का अर्थ है कि ये और भी पीछे का इतिहास ले जाती है जनश्रुतियों के आधार पर। जैसे संवत 1750 में भोज के पूर्व पुरुष जिनका नाम है राजा मान के सभासद का नाम था पुष्य, ठीक है ना, उन्होंने बंदी जन का दोहों में एक अलंकार ग्रंथ लिखा था, उसकी चर्चा की गई है। पर इसका कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है, इसलिए इसको हम लोग नहीं मानते प्रमाणित, इसकी बात हम लोग नहीं करते हैं। आदिकाल की इस दीर्घ परंपरा के बीच 150 वर्ष के भीतर तो रचना की किसी विशेष प्रवृत्ति का निश्चय नहीं होता। जैसे मान लीजिए कि भक्ति काल में जो रचनाएं की गई उसमें प्रवृत्ति दिखती है कि प्रवृत्ति कैसी थी, सोच विचारधारा कैसी थी, भक्ति की थी, ठीक है ना, राम की भक्ति, कृष्ण की भक्ति। तो लेकिन यहाँ पर आदिकाल में रचनाओं के आधार पर हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि हाँ भाई इस समय केवल इसी से संबंधित कविताएं लिखी गई, ऐसी प्रवृत्ति थी, ठीक है ना। धर्म, नीति, श्रृंगार, वीर सब प्रकार की रचनाएं दोनों में मिलती है। तो इसमें धर्म की बातें भी की गई, नीति की बातें भी कही गई, श्रृंगार की बातें भी कही गई और वीर की भी बातें कही गई। ऐसी कविताएं उस समय लिखी जाती थीं। कब की बात कर रहे हैं हम लोग, आदिकाल की, जिसका समय 150 वर्ष माना गया है। इस अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति के उपरांत जब से मुसलमानों की चढ़ाइयों का आरंभ होता है तब से हम हिंदी साहित्य की प्रवृत्ति एक विशेष रूप में बंधती हुई पाते हैं। राजाश्रित कवि और चारण जिस प्रकार नीति, श्रृंगार आदि के फुटकल दोहे राजसभा में सुनाया करते थे, उसी प्रकार अपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रम पूर्ण चरित्रों या गाथाओं का वर्णन भी किया करते थे। यही प्रबंध परंपरा रासों के नाम से पाई जाती है, जिसे लक्ष्य करके इस काल को हमने वीर गाथा काल कहा है। तो आखिर वीर गाथा काल किसके आधार पर कहा है बताइए, तो प्रबंध परंपरा जिसका नाम है रासो, ठीक है ना, तो रासो के नाम से पाई है उन्होंने ये नाम आदिकाल, जिसका वीर गाथा काल नाम रखा गया। तो इसमें जो राजाश्रित कवि थे, जो राजाओं के आश्रय में रहते थे, और चरण कवि कौन होते हैं, जो राजाओं की प्रशंसा में जो है कविताएं लिखते हैं, उनको क्या कहते हैं हम लोग, चरण कवि कहते हैं। तो उन्होंने नीति से संबंधित, श्रृंगार से संबंधित अनेक दोहे लिखे और उनको राजा दरबार में सुनाया है और राजाओं को प्रसन्न करने का जो है काम किया। और साथ ही साथ जो है उस समय को जो उनके आश्रयदाता थे उनके पराक्रम चरित्रों का गुणगान किया, गाथाओं का वर्णन भी किया है। यही प्रबंध परंपरा रासों के नाम से पाई जाती है। रासो मतलब क्या हुआ, वीर काव्य। ध्यान देंगे आप कि रासों का मतलब क्या हुआ, वीर काव्य, ठीक है। तो वीर काव्य लिखा गया, इसलिए हमने आदिकाल का क्या नाम रख दिया, वीर गाथा काल नाम रख दिया, क्योंकि उसमें वीर गाथात्मक कविताएं ज़्यादा लिखी जाती थी, ठीक है, जो रासो काव्य के अंतर्गत आती थी। इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। ऐसे मैंने चर्चा की है हिंदी साहित्य का इतिहास के नाम से, नोट्स के नाम से एक स्पेशल जो है प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ जरूर देख लें। दूसरी बात इस आदि काल के संबंध में ध्यान देने की यह है कि इस काल की जो साहित्यिक सामग्री प्राप्त है उससे कुछ तो असंदिग्ध हैं, मतलब जो संदेह के घेरे में हो, ठीक है ना, और कुछ संदिग्ध हैं, ठीक है ना, जो असंदिग्ध मतलब जो संदेह घेरे में ना हो, असंदिग्ध मतलब जो संदेह से घेरे में हो। असंदिग्ध सामग्री जो कुछ प्राप्त है उसकी भाषा अपभ्रंश अर्थात प्राकृताभाष, प्राकृत की रूढ़ियों से बहुत कुछ बद्ध हिंदी है, ठीक है ना। तो जो सामग्रियाँ जो शक के घेरे में नहीं आती हैं उसकी भाषा क्या है, अपभ्रंश है, ठीक है ना, अर्थात प्राकृताभाष है, और जिसको हिंदी भी कहते हैं क्योंकि हिंदी जो है वो भी प्राकृत से ही जन्मी हुई है। इस अपभ्रंश या प्राकृताभाष हिंदी का अभिप्राय यह है कि यह उस समय की ठीक बोलचाल की भाषा नहीं है जिस समय की इसकी रचनाएं मिलती हैं।
वह उस समय के कवियों की भाषा है। कवियों ने काव्य परंपरा के अनुसार साहित्यिक प्राकृत के पुराने शब्द तो लिए ही, जैसे पीछे की हिंदी में तत्सम संस्कृत शब्द लिए जाने लगे। विभक्तियां, कारक चिन्ह और क्रियाओं के रूप आदि भी बहुत कुछ अपने समय से कई वर्षों से पुराने रखे हैं। बोलचाल की भाषा घिस घिसाकर बिल्कुल जिस रूप में आ गई थी, सारा वही रूप ना लेकर कवि और चरण आदि भाषा का बहुत कुछ वह व्यवहार में वह रूप व्यवहार में लाते थे, जो उनसे कई सौ वर्ष पहले से कई परंपरा रखती चली आती। कहने का अर्थ है कि संस्कृत का भी जो है इसमें प्रयोग किया गया, जो पहले से चली आ रही थी। जैसे कि मैंने बताया आपको कि संस्कृत में दो संस्कृत आई, लौकिक और वैदिक संस्कृत, फिर पाली आई, फिर प्राकृत आई, फिर अपभ्रंश आई। तो आदिकाल में जो कविताएं लिखी गई हैं, इसमें खिचड़ी पकाओ भाषा का प्रयोग कर दिया गया ना। संस्कृत भी रचनाएं हुई हैं, पाली की भी रचनाएं हुई हैं, प्राकृत की भी रचनाएं हुई हैं, अपभ्रंश की भी रचनाएं हुई हैं। वही बात यहाँ की गई है। अपभ्रंश के जो नमूने हमें पद्यों में मिलते हैं, वे उस काव्य भाषा के हैं जो अपने पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा में कुछ अलग, कुछ दिनों तक, आदि काल के अंत क्या उसके कुछ पीछे तक पोथियों में चलती रही। विक्रम की 14वीं शताब्दी के मध्य में एक और तो पुरानी परंपरा के कोई कवि संभवतः शांगधर हम्मीर की वीरता का वर्णन ऐसी भाषा में कर रहे थे। चलिए वीर हम्मीर, समझ में आ रहा क्या लिखा हुआ है। तो ये हम्मीर की वीरता का वर्णन है इसमें, ठीक है ना। शांगधर जो कवि थे, उन्होंने हम्मीर एक राजा थे, उनकी वीरता का उन्होंने वर्णन किया था। और किस भाषा में किया था देख लीजिए, आप लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो अपभ्रंश में उन्होंने जो है ये उनकी प्रशंसा की थी हम्मीर के राजा की। दूसरी ओर खुसरो मियाँ दिल्ली में बैठे ऐसी बोलचाल की भाषा में पहेलियाँ मुकरिया कर रहे थे। एक नार ने अचरज किया, सांप मारे पिंजरे में दिया। इसी प्रकार 15वीं शताब्दी में एक और तो विद्यापति बोलचाल की मैथिली के अतिरिक्त इस प्रकार की प्राकृताभास पुरानी काव्य भाषा में लिखते रहे। मतलब कहने का अर्थ है कि उन्होंने जैसे मैथिली जो ये आपका विद्यापति हैं, इन्होंने अवहट की भाषा का प्रयोग किया है, और वहीं खुसरो ने खड़ी बोली का प्रयोग किया है, और साथ ही साथ आदिकाल के कवि माने जाते हैं ये, ठीक है ना। और इन्होंने भी जो पुरानी भाषा का प्रयोग किया है, और साथ ही साथ जो आपके शांगधर हैं, इन्होंने भी पुरानी भाषा का प्रयोग किया है। लेकिन इनकी ऐसे बोलचाल की भाषा अलग रही है, ठीक है ना। बोलचाल की भाषा क्या रही, मैथिली रही इनकी, किनकी, विद्यापति की, और इनके लिखा भी है यहाँ पर। और साथ ही साथ ये पुरानी काव्य भाषा का भी प्रयोग किया करते थे, अवहट का प्रयोग किया करते थे। बालचंद विजयावाई भाषा दूहु नहीं लगवई दुजन हासा। और दूसरी ओर कबीरदास अपनी अटपटी बानी कुछ इस बोली में सुना रहे हैं। आगिन सो लागी नीर में कंदो जलिया झारी, उत्तर दक्षिण के पढ़िता रहे बिचारी बिचारी। सारांश यह है कि अपभ्रंश की यह परंपरा विक्रम की 15वीं शताब्दी के मध्य तक चलती रही। कब से कब तक चलती रही? विक्रम की 15वीं शताब्दी के मध्य तक अपभ्रंश भाषा चलती रही। एक ही कवि विद्यापति ने दो प्रकार की भाषा का व्यवहार किया। मैंने बताया आपको कि उन्होंने दो प्रकार की भाषा का प्रयोग किया, जैसे पुरानी अपभ्रंश भाषा का और बोलचाल की देशी भाषा का। इन दोनों भाषाओं का भेद विद्यापति ने स्वरूप रूप से सूचित किया है। तो देख लीजिए, यहाँ पर भाषा की बात की गई है कि देशी बहना सब जनमिठा तेज तैसन जपऊँ अवहट्टा। तो उन्होंने जो है एक तरह से जो अवहट भाषा का प्रयोग किया, अपभ्रंश का भी प्रयोग किया उन्होंने, ठीक है। अर्थात देशी भाषा, बोलचाल की भाषा सबको मीठी लगती है, इससे वैसा ही अपभ्रंश देशी भाषा मिला हुआ मैं कहता हूँ। विद्यापति ने अपभ्रंश से भिन्न प्रचलित बोलचाल भाषा को देशी भाषा कहा है। अतः हम भी इस अर्थ में इस शब्द का प्रयोग कहीं कहीं आवश्यकता अनुसार करेंगे। इस आदिकाल के प्रकरण से पहले हम अपभ्रंश की रचनाओं का संक्षिप्त उल्लेख करके तब देश भाषा की रचनाओं का वर्णन करेंगे। तब हम लोग रचना के बारे में जानेंगे, अपभ्रंश की रचनाओं के बारे में, अपभ्रंश काल के बारे में जानेंगे। तो हमने हिंदी साहित्य का इतिहास शुरू किया है और हम लोगों ने अब तक 29 पेज पढ़ लिए। देख लीजिए, आप देख सकते हैं 809 पेज में, तो 30 पेज हमारा कंप्लीट होने वाला है, ठीक है ना। और इस तरह से हम लोग धीरे धीरे करके पूरा ये 800 पेज पढ़ेंगे, क्योंकि तुरंत तो पढ़ा जाएगा नहीं, समझ समझ के पढ़ना है हम लोग को, और नोट्स भी बनाते चलना है हम लोग को, ताकि परीक्षा में, रिटन परीक्षा में हमारे अंक अच्छे आएँ। और ये जो सुन रहे हैं, आप समझ रहे हैं, ये आपके इंटरव्यू में बहुत काम आने वाला है। कुछ पूछ दिया गया अपभ्रंश काल के बदले, चाहे उसके पहले विचारधारा कैसी थी, तो आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में